अब देखते हैं सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर बीम, इसका एनालिसिस बाय यूजिंग लिमिट स्टेट मेथड। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कंक्रीट का कैसे स्ट्रेस ब्लॉक होता है और स्टील का कैसे स्ट्रेस ब्लॉक होता है। अब यहाँ वही स्ट्रेस ब्लॉक का यूज करके ये जो दी गई रेक्टेंगुलर बीम है या रेक्टेंगुलर सेक्शन है, इसका एनालिसिस करेंगे। अगर ये एनालिसिस समझ में आ गया तो फिर डिज़ाइन भी सिमिलर ही रहती है, सिर्फ रिवर्स प्रोसेस होती है, फार्मूले सब वही रहेंगे। अब यहाँ ये रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया है, अपन अभी देख क्या रहे हैं, ए सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर सेक्शन। अब सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर सेक्शन अगर समझ में आ जाता है तो फिर स्लैब भी वो रेक्टेंगुलर ही कंसिडर करने वाले हैं, टी बीम, एल बीम वगैरह सब। ओके, इवन फुटिंग, सिर्फ कॉलम एक अलग रहेगा। रेक्टेंगुलर बीम हैविंग विड्थ बी एंड ओवरऑल डेप्थ, टोटल डेप्थ इट इज डी, कैपिटल डी, ओवरऑल डेप्थ। अब अपने को जो डेप्थ चाहिए सब एनालिसिस में, ये चाहिए इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ यानी टॉप कंप्रेशन फाइबर टू द सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट। ये है स्टील रेनफोर्समेंट यहां पर। ये अब ये जो स्टील रेनफोर्समेंट है इस तरह, इसका सेंटर बिल्कुल देखो आप, ये सेंटर से ये लाइन है ऐसी। ओके, तो ये टॉप एज से यहाँ के सेंटर, स्टील के सेंटर तक जो रहती है डेप्थ, वो इफेक्टिव डेप्थ बोला जाता है। ओके, ये हो गए। अब ये स्ट्रेस ब्लॉक, अब स्ट्रेन डायग्राम मैंने लास्ट लेक्चर में, उसके पहले के लेक्चर में बताया था कि प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन। तो पहले प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग ये पोजीशन थी, ये है प्लेन सेक्शन। आफ्टर बेंडिंग, बेंडिंग होने के बाद ये सेक्शन जो है ये प्लेन ही है, लेकिन थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा बेंडिंग की वजह से। ओके, ये एजम्पशन अपने काम का इसलिए है कि अपन सिमिलर ट्रायंगल रूल आसानी से लगा सकते हैं। ये रहेंगे स्ट्रेन, ये फाइबर पहले यहाँ पर था, पॉइंट यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ तक चले गए, बोले तो ये हो गई स्ट्रेन। अब ये स्ट्रेन कम कम हो रही है और जीरो, सो स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस बढ़ाते जाओ तो स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ रही है। अब यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेन की वैल्यू 0.002, यहाँ से फिर यहाँ पर 0.0035, यानी ये स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ रही है डिस्टेंस बढ़ने से, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। ये है स्ट्रेन डायग्राम, दिस इज स्ट्रेन डायग्राम। अब ये स्ट्रेन डायग्राम में ये जो चीज़ें दी गई है नोटेशंस, ये क्या है, पहले अपन यहाँ से यहाँ तक x1 डिस्टेंस कंसीडर कर लेंगे। ओके, और बचा हुआ फिर x2 बोलेंगे, ये डिस्टेंस x2। ओके, ये और ये है x1, और टोटल जो है जहाँ पर स्ट्रेन जीरो होती है ये पॉइंट, एंड दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल एक्सिस। ये अपना न्यूट्रल एक्सिस है जहाँ पर स्ट्रेन जीरो यानी स्ट्रेस भी जीरो। न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पर है, तो न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ यानी कहाँ से कितना है, तो टॉप फाइबर से, टॉप कंप्रेशन फाइबर से न्यूट्रल एक्सिस के डेप्थ जो है ये XU कंसीडर करते हैं अपन, XU। ओके, ये समझ में आ गया। अब अपने को ये पता है कि ये टोटल इफेक्टिव डेप्थ है, तो ये टोटल इफेक्टिव डेप्थ जो है यहाँ से ऐसी यहाँ तक। ओके, अब ये D जो है, ये D में से XU घटा दो तो बची हुई DU माइनस XU। इसका काम तो गिरता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि क्लियर हो जाए। ओके, ये समझ में आ गया स्ट्रेन डायग्राम। ये डायग्राम में स्ट्रेन सिर्फ बताई गई है, सिमिलर ट्रायंगल रूल्स यूज करने के लिए ये डायग्राम काम की है। देन स्ट्रेस ब्लॉक या तो स्ट्रेस डायग्राम। अब ये जो स्ट्रेस डायग्राम है ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। कंक्रीट क्यूब पे या सिलेंडर पे जब लोड लगाएंगे तो लोड मेजर करेंगे, उसका करस्पॉन्डिंग चेंज इन लेंथ डेल्टा एल मेजर करेंगे, लोड डिवाइडेड बाय एरिया करेंगे तो स्ट्रेस मिलेगा।
और डेल्टा एल जो मेजर किया है उसको डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ अगर करते हैं तो स्ट्रेन मिलेगा, और स्ट्रेस स्ट्रेन ऐसे अपन फाइंड करते गए लोडिंग देते समय यूटीएम पर, तो फिर अपने को स्ट्रेस डायग्राम मिलेगी। और स्ट्रेस डायग्राम मैंने जो बताई थी आपको ऐसे बताई थी, बराबर है। अप टू दिस इट इज पैराबोलिक एंड देन स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेस डायग्राम फॉर कंक्रीट, हियर देयर इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ओके। ये डायग्राम बताई थी। यही डायग्राम सिर्फ मैंने ये ऐसी है तो इसको ऐसे रखा है, बाकी कुछ नहीं है, खड़ी कर दिए, ओके। नाउ दिस इज स्ट्रेस डायग्राम। अब स्ट्रेस डायग्राम में ये भी बताया था कि क्यूब की साइज छोटी रहती है, लेबोरेटरी में जो टेस्ट करते हैं वो रहता है 150 बाय 150 बाय 150 mm, और एक्चुअल साइट पर जब स्लैब कास्ट करते हैं उसकी साइज बहुत बड़ी रहती है कॉलम बीम की। तो ये कंपनसेट करना चाहिए, जितना छोटा एलिमेंट टेस्ट करेंगे उसकी स्ट्रेस कैरिंग कैपेसिटी या स्ट्रेंथ ये ज़्यादा मिलेगी, और बड़े साइज का अगर एलिमेंट टेस्ट करते हैं तो उसकी स्ट्रेस कैरिंग कैपेसिटी कम रहेगी, ओके। तो लेबोरेटरी में क्यूब अपन ने टेस्ट किया और उसकी स्ट्रेंथ अपने को मिल गई, मान लो 20 MPa। अगर 20 MPa अपन कंसीडर करते हैं साइड पे स्लैब के लिए तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि स्लैब की स्ट्रेंथ वो 20 से कम रहेगी। उसको कंपनसेट करने के लिए IS ने क्या बताया, जो लैब टेस्ट आएंगी, जब लैब में जो रिजल्ट आएगा उसको 1.5 से डिवाइड करना है। अगर मान लो लैब में FCK मिल गई तो उसको 1.5 से डिवाइड करो, इसको डिवाइड करें तो वैल्यू मिलेगी 0.667 और 0.67 FCK, ये वैल्यू मिलेगी। ये हो गई साइज का कंपनसेशन, लेकिन फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया नहीं। कंक्रीट के लिए IS ने रेकमेंड किया है फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5। अब इसको 1.5 से फिर से डिवाइड करो तो आंसर आएगा 0.446 FCK। आप करके देखिए, तो ये हो गई स्ट्रेस कैरिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ दैट कंक्रीट, ओके। जो भी ग्रेड रहेगा FCK से मल्टीप्लाई करो 0.446 से, ये वैल्यू। अब ये जो स्ट्रेस ब्लॉक है यहाँ तक पैराबोलिक है, बाद में ये स्ट्रेट लाइन है। ये पैराबोलिक जो है ये रहता है 0.002 पर, ये यहाँ से यहाँ तक 0.002, और बचा हुआ जो है ये रहेगा 0.446 FCK, स्ट्रेट लाइन, ओके। अब ये जो वैल्यूज है ये कैसी आती तो मैं यहाँ बताने वाला हूँ, फिलहाल इसको नज़रअंदाज कर दो। अब ये भी जो है ये स्ट्रेस ब्लॉक, यानी ये स्ट्रेस ब्लॉक ही है, इसका टोटल एरिया, और ये कहाँ पर लग रहा है, टोटल कंप्रेसिव फोर्स, ये कंप्रेसिव फोर्स है, ये टेंसाइल फोर्स है, इसको भी मैं बाद में इधर बताऊंगा, ओके। अब यहाँ तक ठीक है, यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ओके। अब वन बाय वन एक एक चीज देखते हैं। यक्षु मैंने अभी बताया, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ये यक्षु यहाँ से यहाँ तक ये न्यूट्रल एक्सिस है। ये जो लाइन दिख रही है ये न्यूट्रल एक्सिस की लाइन है, ये सारा ये लाइन अपनी न्यूट्रल एक्सिस शो कर रही है, ये है न्यूट्रल एक्सिस, ओके। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर, कंप्रेशन फाइबर ऊपर में, बीम जो है ये ऐसी रखेंगे सिंपली सपोर्टेड, तो बीम का सैग ऐसे रहेगा, डिफ्लेक्टेड शेप ऐसे, तो ऊपर में कंप्रेशन, नीचे में टेंशन। अब नीचे में टेंशन है इसीलिए स्टील जो है नीचे में दिया है, टेंशन लेने का काम ये लोहा करता है, स्टील। तो स्टील इज शोन एट द बॉटम साइड, इट मीन्स टेंशन इज हियर एट द बॉटम। तो टॉप फाइबर में कंप्रेशन, तो टॉप फाइबर जो है सबसे दूर वाला, वहां से न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस यानी यक्षु, सेम थिंग आई हैव रिटन हियर, ओके। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम एक्सट्रीम कंप्रेसिव फाइबर, ओके, फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल रूल। अब ये सिमिलर ट्रायंगल रूल जो है ये इस फिगर पे लगा रहा हूं मैं, कितने, ये यहां से ऐसी ये फिगर। अब ये फिगर थोड़ी छोटी है समझने में,
है ना, स्मॉल है तो उसको थोड़ा सा एनलार्ज किया, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा एनलार्ज किया मैंने। यहाँ पर मैंने ये जो ट्रायंगल है सेम वहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए आप, ये जो है ये स्मॉल ट्रायंगल, कलर मैच कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। ओके, अब यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये होता है x1 दिया है x1, और ये है अपना XU। ओके, XU डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब मैं सिमिलर ट्रायंगल रूल लगाकर x1 की वैल्यू निकाल सकता हूं। अब देखिए आप, सिमिलर ट्रायंगल रूल लगा रहा हूं मैं, x1 डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग वैल्यू XU लिख देता हूं, XU बराबर है। कौन से ट्रायंगल लिए? ये पिंक कलर और ये जो है ये टोटल ब्लू कलर। ओके, नाउ अगर x1 यहां लिखा है तो मुझे यहां पर लिखना होगा 0.002 x1 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू, XU की करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये आएंगी डिवाइडेड बाय 0.0035। अब x1 इन टर्म्स ऑफ XU निकल सकता है। सो x1 इज इक्वल टू 4/7 XU, ये वैल्यू आएंगी। अब x1 की वैल्यू मिल गई तो x2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये अपना है x2 यहां से यहां तक। अब x2 इज इक्वल टू, ये क्या रहेगा, XU माइनस x1 बराबर है ये XU माइनस x1, है ना। टोटल XU है, उसमें से x1 घटा दो, XU में से x1 घटा दो, x2 मिलेगा, एंड इट इज x2 माइनस XU माइनस x1 बराबर है, दैट इज x2। अब x2 इज इक्वल टू, या तो फिर XU के 7 पार्ट के, अब 7 पार्ट में से 4 पार्ट इसको दे दिए, बचे हुए 3 पार्ट इसको आएंगे। सो हियर आई कैन राइट 3/7 XU हो गए। ये वैल्यूज अपने पास में आ गया होगा x1 x2 की, जस्ट बाय यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल रूल। इसीलिए स्ट्रेन डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पहला एजम्पशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। प्लेन सेक्शन और प्लेन बिफोर बेंडिंग आफ्टर बेंडिंग रिमेन्स सेम। ओके, ये पहला एजम्पशन अपने इस काम का है, हो गया। अब नेक्स्ट टेंसाइल फोर्स, एक एक चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ये पहले तो हो गया, इसका यूज बाद में है, यहाँ पर अभी यूज नहीं है, यहाँ पर है। अब यहाँ स्पेस कम थी बची हुई और ये इसके लिए स्पेस ज़्यादा लगती थी, इसलिए मैंने टेंसाइल फोर्स पहले ले लिया, कंप्रेशन फोर्स बाद में लिया है। ओके, यहाँ पर कंप्रेशन ले सकता था। अब टोटल टेंसाइल फोर्स, अब कोई भी फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू P, दैट वी नो, एंड स्ट्रेस इज इक्वल टू P/A सिंपली, एंड P इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। ये बेसिक इक्वेशन अपने पास में है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से देख रहे हैं अपन कई बार। अब P इज इक्वल टू क्या लिखना होगा मुझे, स्ट्रेस इनटू एरिया, बेसिक फार्मूला। अब यहाँ पर टेंसाइल फोर्स तो टेंसाइल स्ट्रेस, अब टेंसाइल स्ट्रेस कितने लेती है Fy, लेकिन फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लगा है ना। अपनी टेंसाइल स्ट्रेस होती है Fy, लेकिन फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाएंगे अपन डिवाइडेड बाय, फॉर स्टील इट इज 1.15, और इसको यदि सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 0.87 Fy। तो ये हो गई स्ट्रेस। सो हियर आई हैव टू राइट 0.87 Fy, ये तो हो गई स्ट्रेस। अब एरिया, अब एरिया ऑफ स्टील AST, AST मीन्स एरिया ऑफ स्टील, सो मल्टीप्लाई बाय AST, एरिया ऑफ स्टील हो गए। तो ये है टेंसाइल फोर्स। सेम थिंग आई हैव रिटन हियर, ये लिखा है ना। तो स्ट्रेस इनटू एरिया कर दो तो अपने को कोई भी फोर्स मिल जाएगा। सिमिलरली
कंप्रेशन फोर्स निकालना है, ये वैल्यू, ये कंप्रेसर फोर्स है नहीं, ये जो अभी ये जो स्टील है, ये स्टील एक ही पॉइंट में छोटे से एरिया पे कॉन्सेंट्रेट हो रही है, वहाँ के सेंटर से अपन ने ले लिए, ओके। तो स्ट्रेस इनटू एरिया ठीक है, यहाँ पे भी वही करना है, स्ट्रेस इनटू एरिया, लेकिन ये कंप्रेसिव फोर्स जो है यहाँ पर इतना है, सेम वैल्यू यहाँ तक है, बाद में पैराबोलिक है, तो कंप्रेसिव फोर्स जो है ये वैरी हो रहा है ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे वैरी हो रहा है, तो अपने को टोटल फोर्स निकालना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, पहले ये एरिया ले लेंगे, वहां पर कितना कंप्रेसिव फोर्स है उतना ले लेंगे, बराबर है। फोर्स बोलने के बाद एरिया बोलने के बाद में 2 डायमेंशन आना चाहिए। फिलहाल ये एरिया लेने के बाद भी अपना काम होने वाला नहीं है, वो देखते हैं, बाद में बताऊंगा, ओके। अभी फिलहाल तो ये ट्रेस ब्लॉक का एरिया ले लेते हैं, ओके। सो हियर ऊपर का एरिया इट इज इक्वल टू 0.446 FCK हो गया। ये ऐसे ऐसे 2 एरिया लेना है ना मुझे, ऊपर वाला और ये पैराबोलिक जो है वो, इसलिए मैंने ये ब्रैकेट 2 बना दिए, ओके। अब मल्टीप्लाई बाय ये विड्थ हो गई, डेप्थ लेना पड़ेगा, डेप्थ यानी 3/7 XU 3/7 XU, x2 यहाँ से यहाँ तक x2 है ना, और x2 की वैल्यू अपन ने निकाल ली है। तो ये एरिया निकालने के लिए ये एक साइड और ये दूसरी साइड, इसका मल्टीप्लिकेशन मैंने किया है, बाकी कुछ भी नहीं। ये हो गया एरिया उतने ही का, प्लस नीचे वाला पैराबोलिक है, तो पैराबोलिक का एरिया करने के लिए अपने को पहले तो ये लेना पड़ेगा 2/3 कर दिया। अब ये साइड है 0.446 FCK, ये एक हो गया, और ये डेप्थ जो है यहां से यहां तक ये ऐसे ले रहे अपन, है ना, तो ये डेप्थ है 4/7, सो मल्टीप्लाई बाय 4/7 XU, ये भी हो गया। ये मैंने यहां तक बना लिया, लेकिन आप देखो ये इनकम्प्लीट है, ये कैसे ध्यान में रखना है, ये देखो आप, FCK का यूनिट होता है न्यूटन पर स्क्वायर mm, स्ट्रेस का यूनिट। अपने को निकालना है फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। अभी मैंने ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस को XU से मल्टीप्लाई किया है, ओके, तो एक ही mm लिया गया है, 1 mm हो गया। अब ये mm और ये कैंसिल हो गया स्क्वायर, लेकिन न्यूटन mm आ गया, है ना, फोर्स अपने को न्यूटन चाहिए, तो और एक mm से मल्टीप्लाई करना आवश्यक है। अब वो कैसे और क्या, अब ये जो है ट्रेस ब्लॉक, ये ट्रेस ब्लॉक बोले तो ये प्लेन हो गया मेरा प्लेन। अब ये प्लेन मैं यहां पर रखता हूं, ये प्लेन ऐसे यहां पर रख दिया, ये अपने को ये सारी बीम कवर करना है, तो मुझे ये प्लेन ऐसे नजदीक नजदीक लगाने होंगे, इस तरह, ऐसे ये प्लेन्स, है ना, ऐसे नंबर ऑफ प्लेन लगाने पड़ेंगे। तो ये प्लेन कितने रहेंगे, B इतने, ओके। सो आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय B, और ये दोनों को, ये देखो, ये ब्रैकेट यहां से स्टार्ट हुआ और यहां एंड हुआ, और देयर आफ्टर
आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय बी। अब बी से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरा कवर हो गया, पूरे सेक्शन पे ट्रेस ब्लॉक अप्लाई हो रहे हैं, बराबर है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो बी से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर फिर से अभी एम आ गया और एम गेट कैंसल, बचेगा न्यूटन, बोले तो फोर्स, तो ये हो गया फोर्स। व्हेन वी सॉल्व दिस वी गेट दैट वैल्यू, सी कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू 0.36 FCK XU और B। अब ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करेगा कंप्रेसिव फोर्स। इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा। बाकी यहां गलती ये होती है कि ये B छूट जाता है बहुत बार, मैंने पेपर जांचते समय देखा है। ओके, ये B छूटना नहीं चाहिए। अब इसके लिए कंसेप्ट ये ध्यान में रखना है, स्ट्रेस इंटू एरिया, XU इंटू B हो गया एरिया, 2 डायमेंशंस आ गए, तो वो गलती होने की चांसेस नहीं क्योंकि ये फोर्स है। ओके, नाउ सेंट्रॉइड ऑफ कंप्रेसिव फोर्स, ये जो कंप्रेसिव फोर्स है ये कितने डिस्टेंस पे है इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। सीजी चैप्टर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का यूज करना है। ये एरिया या तो ये एरिया है ना, ये टोटल एरिया और इसका सेंट्रॉइड, ये एरिया और पैराबोलिक्स का है 5/8, ये एरिया सेंट्रॉइड। सिंपल सीजी का फार्मूला लगाना है। सीजी का फार्मूला क्या है? सीजी इज इक्वल टू समेशन AX डिवाइडेड बाय एक्स डिवाइडेड बाय ए। तो एरिया इंटू एक्स बोले तो सेंट्रॉइड, एरिया नीचे वाला उसका सेंट्रॉइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, वी विल गेट CG, ये एरिया का CG, एंड दैट एरिया दैट CG वी गेट 0.42 XU। ओके, उसका कैलकुलेशन नहीं बताया मैंने, लेकिन थीम क्या है और कैसे निकालना ये मैंने बताया। अब वो वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, CG 0.42 XU, ये है अपनी CG ऑफ कंप्रेसिव फोर्स फ्रॉम टॉप फाइबर से लिए। अब ये है कंप्रेसिव फोर्स, ये है टेंसाइल फोर्स, कैसे आए मैंने बताया। अब दोनों के एरो एक ही डायरेक्शन में रहेंगे। अगर मैंने टेंसाइल फोर्स इधर बताया तो कंप्रेसिव फोर्स इधर बताना होगा, यदि टेंसाइल फोर्स इधर बताया कंप्रेसिव उसके अपोजिट डायरेक्शन में बताना होगा। ओके, अब ये दो फोर्सेस अगर एक्ट हो रहे कोई भी सेक्शन पर या कोई एलिमेंट पर, दो फोर्सेस है, दोनों पैरेलल है, अनलाइक है। ओके, एज पर इक्विलिब्रियम कंडीशन समेशन Fx मस्ट बी इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल फोर्स के समेशन 0 रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स ये दोनों इक्वल रहना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम होगा। नहीं तो ये जो सेक्शन है अगर कंप्रेसिव फोर्स ज्यादा हो गया मूव होगा, रोटेशन तो यहाँ पे आएगा लेकिन मूव होगा। कंप्रेशन ज्यादा है तो इधर मूव होगा, टेंसाइल ज्यादा है तो उधर जाएगा। लेकिन सेक्शन को बराबर जगह पे रखना है, दोनों इक्वल रहना चाहिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, बाकी कुछ नहीं। दीज टू फोर्सेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड अनलाइक पैरेलल, वो भी हो गया, फॉर्म्स कपल। अब कपल कॉजेस मोमेंट, कपल क्या है? मोमेंट देती है, एंड मोमेंट गिवन बाय कपल इज इक्वल टू फोर्स इंटू आर्म ऑफ द कपल। दोनों में से एक फोर्स ले लो, दोनों इक्वल ही है। ओके, और दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस रहता है दैट इज कॉल्ड आर्म ऑफ द कपल, है ना। तो कंप्रेसिव फोर्स इंटू आर्म, आर्म कितना रहेगा? दोनों के बीच के डिस्टेंस, टोटल ये है D, स्मॉल d, ये स्मॉल d, ये भी स्मॉल d। ओके, ये वाला स्मॉल d यहां से यहां तक, और ये डिस्टेंस है 0.42 XU, बराबर है। तो D में से ये घटा दो तो अपने को ये मिलेगा, एंड दिस इज अवर आर्म ऑफ द कपल, ये। ओके, नाउ लीवर आर्म या तो फिर आर्म ऑफ द कपल, एक ही बात है वो। इट इज इक्वल टू D माइनस 0.42 XU हो गए।
आर्म भी हो गए। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मीन्स एमआर। मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, बराबर है। अब मोमेंट ड्यू टू कपल बोले तो कंप्रेसिव फोर्स को मैं यहाँ पे अगर बता दूं तो ये है C और ये है T, बराबर है। C इंटू आर्म ऑफ द कपल we will get one value, same value we will get when we do T into this one। C इंटू आर्म ऑफ द कपल करो या तो T इंटू आर्म ऑफ द कपल करो, सेम वैल्यू आएंगी। अब फ्रॉम कंप्रेशन साइड MU, ये यहां पर लिमिट स्टेट में MU, TU, PU, XU, ZU लिखते हैं। ये U स्टैंड्स फॉर अल्टीमेट, क्योंकि ये जो देख रहे हैं अपन लिमिट, कोई भी मटेरियल को फेल करने की एक लिमिट रहेगी, तो अपने को वो लिमिट तक जाना है, लिमिट के अंदर। ओके, वो एक मैक्सिमम लिमिट है, उसके अंदर ही जाना है या अंदर रखना है कोई भी चीज तो फेल नहीं होगा। ओके, एंड नेम इज लिमिट यानी मैक्सिमम, बराबर है। तो U इज यूज फॉर अल्टीमेट। ओके, एल भी कर सकते थे लिमिट के लिए, लेकिन IS से लेके सब जगह U लिखा है तो अपन U देखेंगे। MU फ्रॉम कंप्रेशन साइड, अब कंप्रेशन साइड है इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, C इंटू Z। अब ये Z जो है ये है Z, आर्म ऑफ द कपल, बराबर है। तो कंप्रेसिव फोर्स इंटू आर्म ऑफ द कपल। कंप्रेसिव फोर्स कितना है, ये अपन ने भी निकाला था 0.36 ये वैल्यू, FCK XU B, ये तो हो गया कंप्रेसिव फोर्स। आर्म Z कितना है, D माइनस 0.42 XU। ओके, आर्म ऑफ द कपल। हाँ, अब फ्रॉम टेंशन साइड लेना है तो MU इज इक्वल टू T इंटू Z। T टेंसाइल फोर्स इज 0.87 FY AST, टेंसाइल फोर्स इंटू आर्म ऑफ द कपल। आर्म कितना है, D माइनस 0.42 XU। ओके, तो ये हो गई मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी ये जो सेक्शन है कितना मोमेंट रेजिस्ट कर सकता है। तो ये इंटरनल कैपेसिटी है कि नहीं, और जो लोडिंग के वजह से मोमेंट आती है इट इज कॉल्ड बेंडिंग मोमेंट। जो एक्सटर्नल लोड से मोमेंट आ रही है दैट इज कॉल्ड बेंडिंग मोमेंट, यानी एक्सटर्नल फोर्स से आ रही है, और उसको रजिस्ट करने वाले जो मोमेंट डेवलप होना चाहिए एलिमेंट में इंटरनली दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। सो इट इज द कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन टू रेजिस्ट एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट, ये इतनी कैपेसिटी है। ओके, नाउ अब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब ये जो डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है ये क्या है, अगर कोई बैलेंस सेक्शन है, यानी जितना कंप्रेसिव फोर्स में, यानी कंक्रीट की एक लिमिट है, उसके ऊपर वो जा नहीं सकता। अगर सेक्शन फिक्स है तो इसकी मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स कैरिंग कैपेसिटी रहेंगी। ओके, है ना, कंक्रीट की, क्योंकि सेक्शन डिफाइन है, ये B ये D। अब स्टील कितना भी डाल सकते, 4 बार है, 8 भी डाल सकते, है ना, लेकिन वो स्टील अगर बढ़ा दिए, लेकिन कंक्रीट की कैपेसिटी अगर नहीं है, कंप्रेशन की उसकी फिक्स है, क्योंकि यही सेक्शन में कंप्रेसिव फोर्स रेजिस्ट करने वाले हैं, बराबर है, तो उसके प्रोपोर्शन ही स्टील देना पड़ेगा, बराबर है, क्योंकि C मस्ट बी इक्वल टू T। अगर T की वैल्यू बढ़ ही नहीं सकती, वो T की वैल्यू बढ़ने से पहले कंक्रीट फेल हो जाएगा, क्रश, है ना। तो ये C और T दोनों इक्वल रहना चाहिए, तो इसकी लिमिट है, उसको बाद में और देखेंगे डबली रेनफोर्स में। अभी फिलहाल ये स्ट्रेन डायग्राम देखो, ये स्ट्रेन डायग्राम में ये वैल्यू पता है, ओके,
0.0035, ये लास्ट वैल्यू भी पता है 0.002 प्लस 0.87 FY डिवाइडेड बाय ES, स्ट्रेन इन स्टील, दोनों वैल्यू है, बराबर है। अब फिर से मैं सिमिलर ट्रायंगल रूल लगा सकता हूं। अब यहां पर मैं ट्रायंगल कौन सा ले लूं, ये एक ट्रायंगल ले लिया। अब दूसरा ट्रायंगल, ये पूरा हो गए ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल। अब यहां मैं लिख सकता हूं, अब देखो XU यानी ये यहां से ये ट्रायंगल के डेप्थ XU डिवाइडेड बाय नीचे वाली D माइनस XU, एंड हियर आई राइट डाउन लिमिट स्टेट यानी लिमिटिंग क्रिटिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, XU लिमिटिंग, ओके, इज इक्वल टू क्या किया मैंने, ये डेप्थ XU डिवाइडेड बाय ये डेप्थ है D माइनस XU। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकाल रहे हैं इसलिए लिमिटिंग लिखा है, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू XU के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है ये 0.0035, ओके, डिवाइड बाय इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये है, उसको लिखते हैं 0.002 प्लस 0.87 FY डिवाइडेड बाय ES। अब इस इक्वेशन में दो वैल्यूज अपन यूज कर सकते हैं, FY ES। ES की वैल्यू होती है 2 × 10⁵ न्यूटन पर स्क्वायर mm, ES की वैल्यू, यंग मॉडुलस की वैल्यू फॉर स्टील। FY कौन से ग्रेड का स्टील यूज कर रहे हैं, या फिर 250 है, 415 है, 500 है, 550 है या 600 है, ये दो वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर ये दो वैल्यू पुट करते हैं तो XU, ये दोनों XU थे और D, XU और D में कुछ रिलेशनशिप मिल सकती है, बराबर है। अगर मैं यहां पे FY इज इक्वल टू 250 पुट कर दूं, 250 MPa, और ES की वैल्यू 2 × 10⁵ MPa पुट कर दूं और इसको सॉल्व करते हैं तो XU लिमिटिंग इज इक्वल टू 0.53 D, ये वैल्यू मिल रही मुझे। आप करके देखिए, अगर FY की वैल्यू 250 पुट करते हैं यहां पर, ES की वैल्यू 2 × 10⁵ MPa करते हैं और इसको यदि सॉल्व करते हैं, बराबर है, ये सब बराबर, तो XU लिमिटिंग की वैल्यू 0.53 मिलेंगी। वैसे ही अब ES की वैल्यू तो सेम रखना है, ये वैल्यू 250 की जगह 415, 500, 550, 600 करेंगे तो वैल्यूज ये मिलेंगी। पहली वैल्यू 0.53 D, अगर 415 पुट करते हैं 415 तो अपने को मिलेगा 0.48 D, 500 पुट करते हैं 0.46 D, 550 अगर पुट करते हैं 0.44 D, 600 पुट करते हैं 0.43 D। इस तरह ये XU यानी लिमिटिंग यानी बैलेंसिंग, इसमें स्टील और कंक्रीट ऐसा बैलेंस किया गया है कि जितना कंक्रीट प्रोवाइड कर रहे हैं उससे जो कंप्रेसिव फोर्स मैक्सिमम बन सकता है उतना ही स्टील अपन ने यहाँ पे प्रोवाइड किया है ना, क्योंकि बैलेंस करना चाहिए कंप्रेशन और टेंशन। उस केस में XU की वैल्यू क्या आएंगी, बराबर है। तो ये वैल्यूज है क्रिटिकल बैलेंस सेक्शन के लिए। इसको क्रिटिकल भी बोला जाता है या लिमिटिंग भी बोला जाता है। क्रिटिकल या तो फिर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक ही बात है, ओके। अब देखते हैं डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। ये हो गए क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, बैलेंसिंग न्यूट्रल एक्सिस या तो फिर लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल में क्या है कि जैसा स्टील है, ये स्टील अगर बैलेंस करने के लिए, इस कंक्रीट को बैलेंस करने के लिए स्टील फॉर एग्जांपल 5
बार 16 mm के लग रहे हैं, 16 mm डायमीटर के 5 बार लग रहे हैं। लेकिन अपन हो सकता है 4 बार प्रोवाइड करेंगे या 6 बार प्रोवाइड करेंगे, या तो फिर कैलकुलेशन के हिसाब से लग रहे हैं 5.3। अब 5.3 बार कैसे प्रोवाइड करेंगे? एक तो 5 करेंगे या तो 6 करेंगे, बराबर है। तो जितने नंबर ऑफ बार अपन प्रोवाइड करेंगे वो हिसाब से न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन ये बैलेंस करने के लिए है, बराबर है। न्यूट्रल एक्सिस का काम क्या है? ये बैलेंस करता है ऊपर का एरिया नीचे का एरिया। ओके, तो उस केस में एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितनी रहेगी? तो बेसिक थीम ये है कि कंप्रेसिव फोर्स मस्ट बी इक्वल टू टेंसाइल फोर्स, इक्विलिब्रियम सिंपल, समेशन एफ एस मस्ट बी इक्वल टू 0। अब कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स ये दोनों अपने पास में अवेलेबल है। तो कंप्रेसिव फोर्स की वैल्यू जो है ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 0.36 FCK XUB हो गई। देन टेंसाइल फोर्स भी पता है 0.87 FYAST। अब इसमें XU है, ओके, तो XU इज इक्वल टू अपन कर सकते हैं XU इज इक्वल टू 0.87 FYAST। ये तो वैल्यू जैसे कि वैसे। अब XU इधर रखना है और बाकी सब इधर लेके जाना है, तो 0.36 FCK और B, बराबर है। ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, XU इधर रहेगा। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन, जैसे AST कितना प्रोवाइड किया है 5.3 बार लग रहे हैं, अपन ने 5 बार प्रोवाइड किए, तो उसकी क्या एरिया होती है? ये एरिया पुट करेंगे। कौन सा ग्रेड है स्टील का, वो ग्रेड यूज करेंगे। यहाँ पर 415 है या 250 है। FCK की वैल्यू कौन से ग्रेड का कंक्रीट है, और विड्थ कितनी है ये भी पता है। तो ये सब वैल्यू पुट करने के बाद XU की वैल्यू मिल जाएंगी। हो गया। ये है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, बराबर है। ये निकालना होता है। ये दोनों को कंपेयर करते हैं अपन बार बार, जैसे आगे जाएंगे तो ये पता चल जाएगा। अभी बेसिक इतना ही ध्यान में रखना है कि ये जो है ये क्रिटिकल या लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस और ये एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, दो न्यूट्रल एक्सिस रहेंगी। ओके, देन एरिया ऑफ स्टील। अगर स्टैंडर्ड केस में जैसे ये बैलेंस के लिए कितना एरिया लगता है, ओके, ये इक्वेशन अपने पास में है। ओके, अभी इसी इक्वेशन को, क्योंकि बैलेंस करने के लिए कंप्रेशन फोर्स मस्ट बी इक्वल टू टेंसाइल फोर्स, इसी इक्वेशन को यहां पे करता हूं मैं मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इसको 1 नंबर पुट कर देता हूं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/d से, 1/d, तो इधर हो जाएगा XU/d, ओके, और d 1/d से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों साइड इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसको भी करना पड़ेगा। तो 0.87 FYAST डिवाइडेड बाय 0.36 FCK, और ये है B, और ये 1/d से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू आएगी D। अब यहाँ पर ये जो है ये टर्म, इससे अपने को परसेंटेज AST निकल सकता है। कैसे? तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये देखो AST/BD, कितना क्रॉस सेक्शन है, उसमें स्टील कितना है, परसेंटेज स्टील। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, या तो फिर इसको परसेंटेज अगर करना है तो जो वैल्यू आएंगी उसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसको मैं यही रखता हूँ, ये इधर लेके जाता हूँ, तो 0.36 FCK ये वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, ओके, डिवाइड बाय ये वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.87 FY, और यहाँ पर D है ही और ऑलरेडी है, ओके। अब यहाँ पर इससे इसको मल्टीप्लाई करें तो XU भी आएगा यहाँ पर, ओके। अब इसको परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। अगर ये वैल्यूज पुट कर देते हैं अपन, ये जो वैल्यू है ये रहेंगी अपनी लिमिटिंग वैल्यू। अब लिमिटिंग
यानी बैलेंस करने के लिए कितना स्टील लगता है बैलेंस करने के लिए, बिल्कुल कंप्रेसिव, यानी जितना कंक्रीट प्रोवाइड किया है उसमें जो फोर्स जनरेट होने वाला है मैक्सिमम, उसके लिए बैलेंस करने के लिए उस कंप्रेसिव फोर्स को स्टील कितना लगता है, ये बैलेंस करने के लिए तो यहाँ पे बैलेंसिंग न्यूट्रल एक्सिस लेना पड़ेगा, लिमिटिंग, एक्चुअल लिमिटिंग, और इस इक्वेशन से अपने को मिल जाएगा एरिया ऑफ स्टील इन परसेंटेज। किसके परसेंटेज में? बीडी, यानी क्रॉस सेक्शन के परसेंटेज में एएसटी कितना लग रहा है, ये इससे निकल जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो ये एफ या एफ वाई ये 250 है, ठीक है, एफ वाई की वैल्यू 250 है। एफ सी के जो कंक्रीट यूज किया है एम 15 यूज किया है, ओके। ये अगर वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, ओके, बराबर है। अब यहाँ पर बचेगा डी और एक्सयू। अब एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू एफ वाई 250 के लिए है 0.53 डी, बराबर है। तो इसको मैं यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो एफ वाई 250 यदि लिया तो एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू 0.53 डी यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर 0.53 डी रहेगा। ये डी और ये डी कैंसिल हो जाएगा, बराबर है। ये एक्सयू चले गए तो एफ सी के एफ वाई और 0.53 और ये बचे हुए कोएफिशिएंट। इसका अगर सॉल्यूशन निकालते हैं, वी गेट पीटी मीन्स परसेंटेज ऑफ स्टील। पीटी यानी यही है वो, यही है पीटी, परसेंटेज ऑफ स्टील, एएसटी बाय बीडी। पीटी की वैल्यू 1.31 ये मिलेगी। ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, और या तो फिर छोटा 5 मार्क के लिए क्वेश्चन बनता है कि ये वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू याद रखना होगा। याद हो जाएगी बार बार यूज करके, काफ़ी चैप्टर्स, काफ़ी न्यूमेरिकल्स में लेने वाला हो, ये सब याद रहेगा, ये सहारा। देन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एमयू, लिमिटिंग। अब ये जो निकले थे अपन ने, ये एक्सयू है, एक्चुअल। लिमिटिंग, मैक्सिमम बैलेंस करने के लिए कितना मोमेंट रजिस्ट कर सकते हैं अपन, ओके, एमयू लिमिटिंग। तो कुछ नहीं, यही इक्वेशन में एक्सयू की वैल्यू लिमिटिंग पुट कर दो। यहाँ पर एक्सयू है एक, दूसरा एक्सयू यहाँ पर है, ओके, ये पुट कर दो। और एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू यहाँ से लेना है, कौन सा ग्रेड है, जो ग्रेड रहेगा वो हिसाब से एक्सयू की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो वी विल गेट सम वैल्यू। अब एग्जांपल के तौर पर फॉर एफई 250, अब एफई 250 बोलने के बाद एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू 0.53 डी, ओके, ये वैल्यू यहाँ पुट करना पड़ेगा। अगर ये वैल्यू मैं लिखता हूँ एक्सयू लिमिटिंग की 0.53 डी, ये हो गया। और यहाँ पे जैसे ही आते हैं तो एक्चुअल लिमिटिंग यहाँ पर है 0.42 को मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पर लिखना होगा 0.53 डी। अब ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं अपन आसानी से। ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो वी गेट दिस इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन है मिला, इसमें ये मिल गया कोएफिशिएंट और एफ सी के बी डी स्क्वेयर। अब अगर एफ ई 415 यूज करते हैं, 415 है तो 0.48 डी, एक्चुअल लिमिटिंग की वैल्यू ये पुट करना पड़ेगा। तो इसी इक्वेशन में यहाँ पर और यहाँ पर ये दो जगह पर 0.48 डी अगर पुट करते हैं तो वी गेट दिस कोएफिशिएंट, ये मिल गए। यदि 500 लेते हैं तो 500 के लिए 0.46 डी, ये दो जगह पर अगर 0.46 डी की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो ये मिलेगा कोएफिशिएंट। बाकी एफ सी के बी डी स्क्वायर, एफ सी के बी डी स्क्वायर ये एक जगह, दो जगह, तीनों जगह सेम रहेंगे, ये कोएफिशिएंट मिलेंगे। ये कोएफिशिएंट अपने को याद रखना होगा, जैसे ही न्यूमेरिकल लेंगे उस वक्त ये याद हो जाएगा। उस वक्त भी मैं रिपीट करने वाला हूँ, ओके। तो ये 3 कोएफिशिएंट आवश्यक है अपने को, और ये भी कोएफिशिएंट अपने को याद करना होगा। ये कुछ चीज़ें दी नहीं रहेंगी कोई भी एग्जाम में, ओके, इट इज एक्सपेक्टेड। उसके बाद सबसे लास्ट एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे भी सिंपल इक्वेशन जो है ये है। ये दिख रहा है बड़ा, लेकिन जैसे ही यूज करेंगे तो ये बहुत सिंपल लगेगा।
अब ये इक्वेशन में एरिया ऑफ स्टील, कितना स्टील लगेगा, ओके, 0.5 एफ सी के बाई एफ वाई करना है, 1 माइनस करना है, √1 माइनस करना है, 4.6 है, यू है, कितना मोमेंट उस पर बेंडिंग मोमेंट आ रही है, बीम हो, स्लैब हो, फुटिंग हो, ओके, तो वहाँ पर कितना मोमेंट आ रहा है, एफ सी के BD² और यहाँ पर BD। तो इस इक्वेशन को यूज़ करते समय गलती जो है ये होती है, ये छूट जाता है, या तो फिर ये BD करते हैं और यहाँ पर स्क्वायर छूट जाता है, स्क्वायर करना कैलकुलेटर में बटन प्रेस करते समय। तो ये दो चीज़ें ध्यान में रखना है ये इक्वेशन यूज़ करते समय, यहाँ BD² बिल्कुल कैलकुलेटर में गलती नहीं होना चाहिए और यहाँ BD से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अपना जो बाकी कोई इक्वेशंस यूज़ करके AST वगैरह निकालना, उससे ये बहुत ही सिंपल है, हर जगह ये लागू है, उसी को डेवलप करके ये बनाया गया है, बाकी कुछ नहीं है। इन दिस वे आई एक्सप्लेन द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर सेक्शन। इसका कंप्लीट एनालिसिस दिया है मैंने, ये सब अच्छे से आप देख लीजिए। इसके बेसिक्स अगर क्लियर रहे, आगे जो अपन कुछ एनालिसिस देखेंगे वो डब्ल्यू रेनफोर्स बीम या तो फिर टी बीम, स्लैब, तो वहाँ पे ये काम में आएगा और ये जो चीज़ें हैं ये पूरी मेमोरी में फिट हो जाएंगी। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। और इस तरह मैंने यहाँ पर सारा जो थ्योरी कंसेप्ट लगता है लिमिट स्टेट मेथड का, ये एक्सप्लेन किया है। ओके।